बजाज हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक ने 2024 में 100% से ज्यादा के लिस्टिंग गेन्स दिए थे। इनफैक्ट एक समय पे ये स्टॉक 188 का हाई तक टच करके आया था। हर तरफ हाइप था कि एक नया वेल्थ क्रिएटर मिल गया है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। आज अगर देखा जाए तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 60% से ज्यादा क्रैश कर चुका है एंड लिटरली आईपीओ इन्वेस्टर्स को भी इस पे नेग्लिजिबल प्रॉफिट अब दिख रहा होगा। तो आखिर इस स्टॉक में चल क्या रहा है? क्या बजाज ग्रुप का मैजिक अब खत्म हो चुका है या फिर ये एक लाइफ टाइम बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है जोमेटो की तरह? चलिए इस वीडियो में एनालिसिस कर लेते हैं। क्या हाल चाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरख शर्मा, एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। ऑलराइट गाइस, तो मैं किसी भी स्टॉक एनालिसिस वीडियो को ना 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले हम ना स्टॉक का बिजनेस एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई कंपनी पैसे कैसे कमाती है, कौन सी इंडस्ट्री का प्लेयर है। इसके बाद हम उस स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, देख लेते हैं कि बैलेंस शीट की हेल्थ कैसी है, बहुत ज्यादा कर्जा तो नहीं है या फिर कुछ एकदम कोई स्कैम तो नहीं निकल के आ रहा है। एंड फाइनली मेरा फेवरेट, हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड लेट्स गेट ऑन विद द फर्स्ट एनालिसिस, दैट इज बिजनेस एनालिसिस ऑफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस। देखिए, स्टॉक को समझने से पहले इसकी इंडस्ट्री के ऊपर मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। इंडिया में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। ये होलसेल मार्केट जैसे कमर्शियल बैंक या नेशनल हाउसिंग बैंक से लोअर इंटरेस्ट रेट पे पैसा बोरो करते हैं और फिर इसी पैसे को हम जैसे लोगों पे थोड़ा हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करके सेल कर देते हैं और बीच में जो मार्जिन बचता है उसी पे इनकी अर्निंग्स होती है, जिसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहा जाता है। अभी इंडियन हाउसिंग मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलविंड एंजॉय कर रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, रियल एस्टेट बूम पर है और सबसे बड़ी बात, आरबीआई ने इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल रखा है। एज ऑफ फेब 2026 5.25% पे आ चुका है, विच इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर न्यू होम बायर्स। तो बाकी सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से बजाज हाउसिंग फाइनेंस कैसे अलग है? देखो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के प्राइमरीली 4 रेवेन्यू सोर्स है। सबसे पहला तो सिंपल इसका होम लोन बिजनेस है, जिससे ऑलमोस्ट 55% रेवेन्यू आता है। ये बेसिकली इस कंपनी का ब्रेड एंड बटर है। सैलरीड लोगों को जहां पे एकदम ईएमआई बाउंस होने के चांसेस नहीं है, उन लोगों को ये लोन देता है और उनसे फिर अपना इंटरेस्ट कमाता है। यहाँ पे मार्जिन थोड़ा कम रहता है, लेकिन मेजोरिटी बिजनेस इसी से आता है। सेकंड रेवेन्यू मॉडल है इसका लीज रेंटल डिस्काउंटिंग। ये इनका बहुत ही स्मार्ट कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट है। कमर्शियल रियल एस्टेट से जहां स्टेडी रेंट आता है, उस फ्यूचर रेंट के अगेंस्ट में ये लोन देते हैं। ये एक एन्युटी इनकम ऑफर करता है। थर्ड रेवेन्यू सोर्स है इनका डेवलपर फाइनेंस एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये थोड़ा हाई रिस्क हाई रिटर्न सेगमेंट में है। एंड फाइनली इनका मास्टर स्ट्रोक संभव होम लोन्स। देखो, सिक्योर लोन की जब आप बात करते हो ना, जहां पे सैलरीड लोगों को या फिर कॉर्पोरेट्स को आप लोन दे रहे हो, तो यहाँ पे मार्जिन बहुत कम होते हैं। तो इसी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस टियर 2 और टियर 3 सिटीज में अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है और यहाँ पे उनका मार्जिन थोड़ा ज्यादा होता है। सो इस सेगमेंट पे आपको स्पेसिफिकली नजर रखनी है, क्योंकि अगर इसमें ग्रोथ होती है तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस को एक एक्सप्लोसिव रेवेन्यू सोर्स मिल जाएगा। देखो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस में यूनिक चीज क्या है कि बजाज फाइनेंस के बैकिंग की वजह से इनके लिए पैसे उठाना काफी ईजी होता है। मतलब अगर कोई लोन लेने आया तो उसको देने के लिए पैसों की कमी नहीं होती है। इस चीज का इंश्योरेंस उसको बजाज फाइनेंस, जो कि पेरेंट कंपनी है, वहां से मिलता है ना। बजाज फाइनेंस आपको पता होगा कि इंडिया की लीडिंग एनबीएफसी है। और दूसरी चीज जो इस कंपनी को बाकियों से अलग बनाती है वो है इसका गॉड लेवल एसेट क्वालिटी। अभी रिसेंट रिजल्ट में इनका एनपीए सिर्फ 0.26% आया है एंड नेट एनपीए बेयरली 0.11% है। ये बताता है कि जितने लोन उसने बांटे हैं ना मार्केट में, उसका इंटरेस्ट कलेक्शन एंड रीपेमेंट एकदम टाइमली हो जाता है। यूजुअली प्राइवेट लेंडर्स के लिए एनपीए, कोई भी एनबीएफसी बोलो या प्राइवेट बैंक बोलो ना, तो उसमें एनपीए आपको चेक करना होता है। अगर एनपीए ज्यादा रहेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। बट इतने लार्ज स्केल पे काम करने वाली कंपनी के एनपीएस इतने कंट्रोल में होना, ये बहुत ही रेयर होता है। दिस इज व्हाट मेक्स बजाज हाउसिंग फाइनेंस बेटर देन मोस्ट ऑफ द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो भाई, जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो ये स्टॉक आखिर गिरा क्यों? क्या थी मेन वजह कि स्टॉक में 60% का क्रैश हमें देखने मिला? देखिए, द सिंपल एंड द इजीएस्ट आंसर इज वैल्यूएशन। देखिए, अपने पीक पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस 6 के पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा था, जो कि बजाज फाइनेंस लेवल का वैल्यूएशन मांग रहा है। अब आप खुद सोचो, एक होम लोन की कंपनी का इनकम फिक्स रहता है, वो एकदम मल्टीबैगर रिटर्न्स बना ही नहीं सकती है, क्योंकि वो ब्याज का पैसा दे रही है, राइट? तो एक लिमिट होती है उनकी इनकम की। वो ऐसा, क्योंकि होम लोन है, आप होम लोन को 20% इंटरेस्ट पे थोड़ी लोगे, कोई भी कीमत पे नहीं लोगे। हेंस ऐसे केस में इतना ओवर वैल्यूड अगर लिस्टिंग हो जाएगी तो फिर ये स्टॉक का गिरना तय सा था। इनफैक्ट मैं आपको अभी बता दूं कि ऐसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उनके लिए अच्छा प्राइस टू बुक रेशियो 2.5 से 3 के रेंज में होता है। मतलब इसे आप फेयरली वैल्यूड या अंडर वैल्यूड कह सकते हो। 6 इज एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड। तो ये था सबसे क्लियर रीजन कि स्टॉक एक्चुअली गिरा क्यों। लेकिन एक और मेजर रीजन मैं आपको बता देता हूं, यह इनका अट्रेशन रेट। होता क्या है हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में, अगर एक भी कंपनी ने थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर दिया ना, तो यूजर जो जिसने पहली बार लोन लिया था ना, वो अपना लोन दूसरे कंपनी में शिफ्ट कर लेता है जो सस्ता लोन दे रही है, बेसिकली कम इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही हो। अगर वो ½ % भी कम चार्ज करती है ना, तो बजाज हाउसिंग का लोन ये लोग कैंसिल कर देते हैं, बेसिकली यहाँ से पे ऑफ करके दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं अपना लोन। तो ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस की फिर इनकम स्ट्रीम और बुक वैल्यू दोनों कम हो जाती है और ये अट्रेशन रेट लगभग 20% का है, विच इज अ साइन ऑफ कंसर्न फॉर दिस कंपनी। तो चलिए अब आपको इस इंडस्ट्री एंड बिजनेस
बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया होगा। अब देख लेते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। अब आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो screener.in पे कि एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है, लगभग 65,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कभी भी लेंडिंग कंपनी में डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं देखना होता है, क्योंकि इनका काम ही होता है कि लोन लेना और फिर उसे सस्ते में अब महंगा करके आगे प्रोवाइड करना। तो डेट टू इक्विटी ऐसे में चेक नहीं करना पड़ता है। सेल्स ग्रोथ आप देखिए, ये बहुत ही अच्छी चीज होती है। 18% की सेल्स ग्रोथ बहुत ही अच्छा है फॉर प्राइवेट हाउसिंग का फाइनेंस कंपनी। इसका पीईजी रेशियो 1 से नीचे है, ये एक इसे अंडर वैल्यूड कैटेगरी में दर्शाता है। बेसिकली अगर ये हाई ग्रोथ सेगमेंट का प्लेयर रहेगा तो ये एक अंडर वैल्यूड सेगमेंट में है एज ऑफ टुडे। क्या ये हाई ग्रोथ प्लेयर है? एक बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाके सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। तो देखो इसका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 30% के आसपास है। तो हाँ, ये एक हाई ग्रोथ कैटेगरी का प्लेयर है। और इसकी सेल्स ग्रोथ भी आप देखोगे तो इन्फ्लेशन से अच्छी खासी डबल तो है ही, विच अगेन हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि कंपनी की ग्रोथ हो रही है। अगर आप पीएनएल स्टेटमेंट देखो तो आज से ज्यादा कंपनी का ना ही सेल्स था, ना ही आज से ज्यादा कंपनी का नेट प्रॉफिट था। मतलब फंडामेंटली एज सच कंपनी में कोई बुराई नहीं है। फाइनेंसिंग मार्जिन्स भी इस कंपनी के काफी बेहतरीन है। देखिए, लेंडिंग बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर फाइनेंशियल्स को चेक करना बहुत ही आसान होता है। सेल्स रेवेन्यू अगर अच्छे चल रहे हो तो एक चीज आपको देखनी है। आज मैं आपको नेट एनपीए भी दिखा देता हूं जी। हमने इंट्रो हमने पहले सेगमेंट में भी देखा था कि कैसे ग्रॉस एनपीए इनका 0.27% एंड नेट एनपीए 0.11 है। तो कितना कम होता है, राइट? अब मैं इसी कैटेगरी का मैं आपको एक दूसरा छोटा प्लेयर दिखा देता हूं। आवास फाइनेंशियर आपने देखा होगा, ये भी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो इसके एनपीएस देखो 0.79 एंड 1.19, राइट? देखा जाए तो उससे 10 गुना ज्यादा है। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की फंडामेंटल्स को इतना क्रेडिबल क्यों मान रहा हूं। ये नेट एनपीए के कंपैरिजन से कुछ सीखने मिला तो लाइक जरूर करना। एंड चलिए अब स्टॉक का चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। अच्छा, बिफोर वी मूव इनटू द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस, अगर आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस खुद से करना चाहते हो और उसी के बेसिस पे बाइंग और सेलिंग डिसीजंस इंडिविजुअली लेना सीखना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपना 6 चेक एनालिसिस कोर्स। ये कोर्स मैंने ही डिजाइन किया है। इसमें मैं आपको 6 डिफरेंट एनालिसिस सिखाता हूं। अगर इन 6 में से कोई भी 4 मेट्रिक सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम उसे परचेस करते हैं, वरना हम उस स्टॉक को अवॉइड करते हैं। कौन से स्टॉक्स पे काम करना है और एक्जैक्टली इन स्टॉक्स को सेल कब करना है, ये भी इस कोर्स में बताया गया है। इस कोर्स का फीडबैक बहुत अमेजिंग रहा है। काफी सारा रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस कोर्स को यूज किया है, प्रॉफिट भी कमाया है एंड एक लाइफ लर्निंग लेके गए हैं वो मुझसे। वैसे तो एक कोर्स 2500 रुपए का है, लेकिन अगर आप ये क्यूआर कोड स्कैन करते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन से लिंक लेते हैं तो आपको 1500 में मिलेगा। डू कंसिडर इट एंड लेट अस नाउ स्टार्ट द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस। सो ये रहा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 3 मंथ ओल्ड चार्ट। अब देखो, वैसे तो हम सेबी रजिस्टर्ड है, लेकिन सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई भी कंटेंट बना रहा हो तो 3 महीने पुराने चार्ट यूज करने होते हैं। पर मैं फिर भी इस चार्ट की मदद से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। देखिए, एज ऑफ टुडे आपने देखा होगा कि स्टॉक का प्राइस किस लेवल पे है। इससे भी ज्यादा डाउन गिर चुका है वो। इनफैक्ट वो अपने लिस्टिंग बेसिकली आईपीओ पे कंपनी 70 का प्राइस मांग रही थी, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। सो एज ऑफ टुडे टेक्निकल्स के भाषा में इसको ना फॉलिंग नाइफ कहते हैं। ये और कितना गिरेगा? देखो, कुछ स्टॉक ऊपर जाता है तो उसमें सपोर्ट फिर भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई स्टॉक नीचे जाता है तो आप सपोर्ट बनाते रहोगे तो जाने को तो प्रैक्टिकली जीरो तक भी जा सकता है। प्रैक्टिकली नहीं, मतलब मैथमेटिकली, एक्चुअली प्रैक्टिकली वो जीरो कैसे जाएगा? इतनी बड़ी बुक वैल्यू है ना उसकी। सो ऐसे केस में ना द बेस्ट थिंग वुड बी कि आप रिवर्सल का वेट करो। अभी रिवर्सल कैसे निकालते हैं ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट है ये। मैं इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि कैसे स्टॉक 188 के प्राइस तक चले गया था। देखो, लिस्ट 150 के प्राइस पे हुआ था, 70 मांगा था, 150 पे लिस्ट हुआ था, तो ऑलरेडी पैसा डबल कर दिया था। फिर 2-4 दिन में और ऊपर चले गया था और फिर वहां से जो गिरना चालू हुआ वो तो आप देख ही सकते हो। मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो लिटरली एवरीथिंग इज रेड। सो नाउ हाउ डू यू आइडेंटिफाई रिवर्सल? देखिए, ये जो आपको प्राइस एक्शन दिख रहा है ना, इसे डाउन ट्रेंड कहते हैं या फिर लोअर लो पैटर्न कहते हैं। ये देखिए, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। राइट नाउ यू हैव अ लोअर लो, एक हाई बना होगा एंड अभी आपने अगर रियल चार्ट देखा होगा तो एक लोअर लो फॉर्मेशन पे। लोअर लो फॉर्मेशन का मतलब क्लियरली होता है कि ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड। अगर डाउन ट्रेंड है तो आपको कोई चीज बाय नहीं करना चाहिए। डाउन ट्रेंडिंग एसेट भले ही अंडर वैल्यूड क्यों ना हो, रिवर्सल का वेट करना चाहिए। सम ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ नॉट बाइंग डाउन ट्रेंडिंग एसेट्स आर आईआरएफसी, वरुण बेवरेजेस, एंटायर रेलवे सेगमेंट। इनफैक्ट रेलवे सेगमेंट के ऊपर हमने बाय द वे डेडिकेटेड एनालिसिस बनाया भी था, उसे चेकआउट कर लेना। सो रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लेट मी एजुकेट यू। कभी भी लोअर लो, लोअर हाई के बाद में जो हाई दिख रहा है ना, आपको इसको मार्क करना है। अगर ये प्राइस टच हो जाए या इसके ऊपर चले जाए तो हम कहते हैं रिवर्सल आएगा। तब रिवर्सल आया नहीं, फिर से एक नया लोअर लो बन गया, फिर उसके बाद में ये हाई बना, तो नाउ दिस हाई शुड बी ब्रोकन। जब तक ये हाई नहीं टूटेगा तब तक आप रिवर्सल नहीं बोलोगे। एंड सिमिलरली अभी ये जो लोअर लो फॉर्मेशन है, इससे पहले के स्विंग हाई आपको मार्क करने हैं। तो दैट कुड बी दिस लेवल या फिर आपको रियल चार्ट पे, अब आपको अपना चार्ट ओपन करना है। यहाँ पे आपकी मेहनत आती है। आप तो रियल चार्ट देख सकते हो, राइट? अब आपको रियल चार्ट देखना है। देखिए कि लो से पहले, अभी जो लो बना है उससे पहले कोई स्विंग हाई था क्या? अगर वो स्विंग हाई था तो आपको उसे मार्क कर लेना है, और जब तक कि उसके ऊपर में क्लोजिंग नहीं आती है तब तक के लिए यू शुड नॉट कंसिडर दिस स्टॉक एज एन इन्वेस्टेबल स्टॉक। क्योंकि देखो, कंपनी अच्छी है पर आपको तो शेयर प्राइस एप्रिसिएशन से मतलब है ना। प्राइस ऊपर जाएगा क्या? दैट इज व्हाट द मेन क्वेश्चन इज। तो प्राइस ऊपर जाता कब है? जब एक प्रॉपर रिवर्सल आ जाए। यही मैं आपको जोमेटो के एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, जोमेटो की भी कहानी एक समय पे ऐसी थी, एकदम लिस्ट हुआ, ऊपर गया और फिर धड़ल्ले से गिरने लग गया। तो गिरने लगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हर स्टॉक गिरता है।
लिटरली आज के मार्केट में आपने देखा होगा ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं गिरती है, बट हमें गिरते स्टॉक को खरीदना चाहिए क्या? देखो, अगर आप ये गिर रहा है फिर थोड़ा बढ़ रहा होता, यहाँ आप खरीदते हैं ना तो फिर भी आपका पैसा यहाँ से भी आधा हो गया होता। बेसिकली आप ऑलरेडी क्रैश के बाद खरीद रहे हो, फिर भी आपके पैसे आधे हो जाते हैं। यू नीड टू वेट फॉर अ रिवर्सल। तो ये देखिए, लोअर लो के पहले का हाई मैंने मार्क किया, फिर ये लो के पहले का हाई मैंने यहाँ पे मार्क किया, मतलब इसी को ड्रैग कर लेता हूँ नीचे, फिर ये एक लो बना, उसके पहले का हाई हमने मार्क किया, एंड फाइनली देखो यहाँ पे आ गया रिवर्सल। ये रिवर्सल आने के बाद में अगर आप देखोगे ना, आप देखना वो स्टॉक कितना भागा, फिर डबल करके दे दिया आपके पैसे। तो ये जो इतने रिटर्न्स थे, ये इतने जो रिटर्न्स है ना, लगभग ये भी 100% के रिटर्न्स है देखा जाए तो, क्योंकि बहुत छोटा प्राइस हो गया था स्टॉक का। तो इतने रिटर्न्स आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे टू एक्चुअली कैप्चर द बिगर मोमेंटम। देखिए, आईपीओ स्टॉक्स में ना दिक्कत ही होती है, लिस्टिंग का लो टूट जाता है, फिर वो कब तक गिरेंगे किसी को नहीं पता रहता। लेकिन कोई भी मल्टी बैगर कंपनी अपने आईपीओ फेज को पहले सर्वाइव करती है, 1.5-2 साल एक प्राइस डिस्कवरी फेज में रहती है। तो आईपीओ के स्टॉक्स में फोमो में मत अप्लाई किया करो। इनफैक्ट एज एन एनालिस्ट, एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर, मैं कभी आईपीओ अप्लाई नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से तो आईपीओ जुआ होता है ना। लिस्टिंग मिलेगी क्या पता नहीं, कितने पे मिलेगा पता नहीं, और लिस्ट होने के बाद में कहां जाएगा वो भी नहीं पता। कोई चार्ट ही नहीं होता है तो क्या एनालिसिस करोगे उस पर? आईपीओ के सेक्टर में ये चीज याद रखो, कोई भी आईपीओ कंपनी में, चाहे वो कैसी भी कंपनी हो, अगर वो आज से 10 साल बाद मार्केट में रहेगी तो 10 साल तक ग्रो करती रहेगी, शेयर प्राइस 10 साल ऊपर जाएगा, तो आपको पहले दिन पे परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट लेट द एंटायर बॉटम बी फॉर्म्ड, लेट द रिवर्सल हैपन एंड देन एक्चुअली प्लान एन एंट्री। एंड खुद अब देखो कि जोमेटो में रिवर्सल के बाद अगर एंट्री लेते तो आपका आरओआई आज कैसा होता। तो चलिए, टू कंक्लूड, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अब फेयर वैल्यूड कैटेगरी में आ गया है, पीईजी रेशियो भी सपोर्ट कर रहा है और उसका प्राइस टू बुक रेशियो भी लगभग 3 के रेंज में आ चुका है। अब बस हम एक टेक्निकल रिवर्सल का वेट करेंगे। ये जिस सेक्टर की कंपनी है और जिस तरह के फाइनेंशियली ये इन्वेस्टेबल जरूर है, बट एक वाइज एजुकेटेड इन्वेस्टर एकदम से एंट्री नहीं बनाता है, कोई एंट्री पॉइंट पहले से डिसाइड करता है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस एनालिसिस वीडियो। अगला एनालिसिस कौन से स्टॉक या सेक्टर पे करना है मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, डिस्क्रिप्शन से 6 चेक कोर्स को पिक कर लेना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।